अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब ध्यान देना है। सपोज ये हमारे पास कोई गैस सैंपल है, यहां पर हमारे पास कोई गैस सैंपल है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने बोला है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन। एक तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और दूसरा ये कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और साथ में ये भी हमने बोला था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। अब ध्यान देना, सपोज अब इसमें बेटा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज लेट एक्स मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है। उनमें से अगर हम देखेंगे सपोज N1 मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, N1 मॉलिक्यूल्स, ये मोल्स नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल्स है। सपोज N1 मॉलिक्यूल्स हैव V1 स्पीड, हैव V1 स्पीड। इसी तरीके से हमारे पास सपोज N2 मॉलिक्यूल्स हैव V2 स्पीड, हैव V2 स्पीड। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो N3 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज N3 मॉलिक्यूल्स हैव V3 स्पीड एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं बोलूंगा N4 मॉलिक्यूल्स हैव V4 स्पीड एंड सो ऑन। अब हम इतने ही पे देखेंगे। अब मैं आपको यहां से बोल रहा हूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। अब डिफरेंट स्पीड्स है ऑलरेडी आपके पास कोई फिक्स स्पीड नहीं है। आपके पास स्पीड है V1, वो N1 मॉलिक्यूल्स के पास है। V2 स्पीड है वो N2 मॉलिक्यूल्स के पास है। और इसी तरीके से V3 स्पीड है वो N3 मॉलिक्यूल्स के पास है। अगर आपको पूछा जाएगा कि पहला जो हमारे पास है, अगर आपको पूछा जाएगा एवरेज स्पीड, बोलिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, वी राइट इट एज V एवरेज। इट विल बी इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस M3। तो इससे आपको कौन सी स्पीड मिलेगी बेटा? इससे आपको मिलेगी एवरेज स्पीड। हां, कभी आपको यह भी पूछा जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा आपको कभी पूछा जाता है आप कैलकुलेट कीजिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज VRMS। कभी यह पूछा जाता है कि VRMS कैलकुलेट कीजिएगा। तो VRMS हम कैसे कैलकुलेट कीजिए? अंडर रूट ऑफ N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस M3। मगर इसको किस में लेना है? स्क्वायर रूट में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड और इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन सी स्पीड? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखिएगा, अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन आपके पास बेटा है इन ए गैसियस सैंपल, इन ए गैसियस सैंपल 3 molecules have speed 1 meter per second. 2 molecules have speed, 2 molecules have speed 4 meters per second and 5 molecules have speed 2 meters per second. Calculate नंबर फर्स्ट। आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट एवरेज स्पीड और दूसरा आपके पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ध्यान देना, 3 मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 3 मॉलिक्यूल्स के पास। 4 मीटर्स पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 2 मॉलिक्यूल्स के पास। 2 मीटर्स पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 5 मॉलिक्यूल्स के पास। यानी अगर आपको पूछा जाएगा, ध्यान देना,
अगर हम देख लेंगे यहां पर हमारे पास है, मैं लिखूंगा 1 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 3 मॉलिक्यूल्स के पास। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल्स के पास 1 मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद कौन सी स्पीड है? 2 मीटर्स पर सेकंड, और इसी तरीके से 5 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड एंड 4 मीटर्स पर सेकंड। 2 मीटर्स पर सेकंड एंड 4 मीटर्स पर सेकंड। 2 मॉलिक्यूल्स है 4 मीटर्स पर सेकंड, यानी जो 4 मीटर्स पर सेकंड है ये कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 2 मॉलिक्यूल्स के पास। और जो 2 मीटर्स पर सेकंड है ये कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 5 मॉलिक्यूल्स के पास। ये बना 1 2 3 4 एंड 5। यही है ना, यही एक्चुअली हमारे पास है गैसियस सैंपल। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स के पास है 1 मीटर पर सेकंड, 5 मॉलिक्यूल्स के पास है 2 मीटर्स पर सेकंड, और 2 मॉलिक्यूल्स के पास है 4 मीटर्स पर सेकंड। आपको पूछा जाएगा, आप बोलिए नंबर फर्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास है वी एवरेज, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? N1 V1, तो N1 हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 3। उनके पास कितनी स्पीड है? 1 मीटर पर सेकंड, यानी 3 into 1 प्लस N2 V2 दैट इज 5 into 2 प्लस N3 V3, N3 हमारे पास कितना है? 2 into 4 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3, वो टोटल में कितना आ जाएगा? 10। दैट बिकम्स इक्वल टू 3 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 10। इट बिकम्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 18 प्लस 3 कितने हुए? 21। 21 डिवाइड बाई 10 दैट बिकम्स इक्वल टू 2.1 मीटर्स पर सेकंड। इट विल बी विच स्पीड? इट विल बी द एवरेज स्पीड। अब ये जो गैसियस सैंपल हमारे पास है इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 2.1 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है बेटा, यहां तक अब ध्यान देना। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैलकुलेट नंबर सेकंड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दैट इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 कितना है? 3 इंटू V1 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस N2 कितना है? 5 इंटू V2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस N3 कितना है? 2 इंटू V3 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। दैट इज N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 दैट इज इक्वल टू 10। वो कितना आ जाएगा? इट विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 हुए 4, 5 4 हुए 20 प्लस 4 हुए 16, 16 2 आर 32 डिवाइडेड बाई 10। 32 प्लस 20 दैट मीन्स 52 और 3 कितने हुए? अंडर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 10, मगर मीटर्स पर सेकंड। इट विल बी कॉल्ड एज कौन सी स्पीड बेटा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखिएगा, अब अगर हम देखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, 5 मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड, और 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये गैसियस सैंपल आपके पास है ना, हकीकत में ये आपके पास एक गैसियस सैंपल है। आपके पास में मैं आपको यहां से वो बोलूंगा वो वाली स्पीड जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है, यानी वो ये वाली स्पीड है ना 2 मीटर्स पर सेकंड। यानी क्योंकि ये वाली स्पीड जो है ना ये कितने मॉलिक्यूल्स के पास है? 5 मॉलिक्यूल्स के पास। यू कॉल्ड दिस स्पीड, और एक स्पीड आपके पास है दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? स्पीड possessed by maximum number of molecules, या आप बोलोगे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू कॉल दैट स्पीड एज कौन सी स्पीड? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड।
क्योंकि दैट इज द स्पीड विच इज पॉसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमारे पास स्पीड्स है, यही 3 तरीके की स्पीड्स हमारे पास है। अब जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इस काइनेटिक गैस इक्वेशन को हमको डिराइव नहीं करना है बेटा, हमें डायरेक्टली लिखनी है काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो वी विल राइट इट एज पीवी जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, ये होता है। यू कॉल दिस इक्वेशन एज P जो होता है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और V क्या होता है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग गैस। 3 तो पता ही है कांस्टेंट है। M हमारे पास क्या होता है, M इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और N क्या होता है, N होता है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। VRM जो हमारे पास है इट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ध्यान देना। तो N जो हमारे पास है ये सिंपली हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं देखूंगा फॉर Na मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे फॉर Na मॉलिक्यूल्स, दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 m Na VRMS का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ध्यान देना, ये 3 इस साइड हम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स PV इज इक्वल टू, ये हुआ ना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Na हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, या यू कैन से इट एज अ 1 मोल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू 1 मोल। यानी अगर मैं सिंपली बोलूंगा ना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू 1, इट इज द मास ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू 2, the mass of 2 molecules, mass of molecule into 10, this is the mass of how many molecules, 10 molecules, mass of molecule into Avogadro's number that is 1 mole, you call this mass as molar mass, क्योंकि molar mass जो होता है ना that is actually the mass of 1 mole, you can write it as m, इसकी जगह mass of 1 molecule into molar mass that is molar mass of 1 molecule into 1 mole that is called as molar mass VRMS का square, divide both sides by 2, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यू कैन राइट इट एज 3/2 ऑफ PV इज इक्वल टू 1/2 ऑफ m VRMS का स्क्वायर, ये होगा ना 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, यू कॉल इट एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 3/2 PV, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मगर अगर हम देखेंगे जो PV होता है, PV किसके बराबर होता है, nRT के बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर, हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, n मोल्स को काइनेटिक एनर्जी अगर n मोल्स के लिए देखना होगा दैट विल बी इक्वल टू सिंपली 3/2 PV किसके बराबर होता है, nRT के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 nRT। अब अगर हम देखेंगे फॉर 1 मोल के लिए क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, 1 मोल की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी देखनी होगी तो आप सिंपली बोलोगे 3/2 RT, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 RT, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 RT। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बोलूंगा 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि Na मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल का मतलब हुआ Na मॉलिक्यूल्स, तो Na मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 RT। तो हम बोलेंगे यहां पर Na मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, Na मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 RT। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे यानी इस साइड आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3/2 RT डिवाइडेड बाई Na। R/Na क्या होता है,
गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय यू कॉल इट एज ए केटी. तो कैन यू से काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3/2 R/NA का मतलब होता है कि T. यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की ये काइनेटिक एनर्जी होगी. ध्यान देना. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, इट इज एक्चुअली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि एक गैसियस सैंपल में हम जब देखते हैं ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट स्पीड्स होती है, तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी वहां पर होगी ना, दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी आपने देखा एन मोल्स के लिए होता है 3/2 nRT. एक मोल के लिए 3/2 RT और एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT. ठीक है. अब ध्यान देना. अब मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर. नंबर फर्स्ट, 1 mole of CO2 at 2 moles of CO2 at 27 degrees Celsius. तो हम देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मगर ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक, हाउ मेनी मोल्स आर देयर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2, दैट यू कैन राइट इट एज 3/2. n का वैल्यू कितना है 2. r का वैल्यू कितना होता है 25/3 इंटू t कितना होता है 300. तो दैट विल बिकम इक्वल टू 2 and 2 will get cancel out 300. 3 into 25 is equal to 7500. मगर क्या आ जाएगा? जूल. ये आ जाएगा यहां पर. Then the kinetic energy will be equal to how much? 7500 joules. हाँ, अगर मैं आपको बोलूंगा ये वाला 8 grams of O2 at 27 degrees Celsius. Calculate the kinetic energy for 8 grams of O2 at 27 degrees Celsius. आपको बेटा ध्यान देना. आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर आपको बेटा मास नहीं पता होना चाहिए. यू शुड नो द नंबर ऑफ मोल्स. तो आप इस मास को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? मोल्स में. तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 दैट इज गिवन मास कितना है 8 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 32, दैट इज इक्वल टू 1/4. 1/4 होंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स. तो जब ये नंबर ऑफ मोल्स है, आप ये नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट करोगे? ध्यान देना. तो आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप सिंपली बोलोगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2. यही आप बोलते हो ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. अब n जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है 1/4. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 n का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू r का वैल्यू कितना है 25/3 इंटू t का वैल्यू कितना है 300. तो वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू 300. 3 इंटू 25 हुए 75. 7500 को 7500 डिवाइड बाय 4 तो है 8. इतनी जूल्स होंगी. इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. ये यहां पर क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी. अब ध्यान देना. तो अगर हम देखेंगे और एक इक्वेशन हमारे पास है, अगर हम देखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर हम बात करेंगे, पहले हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज कॉल्ड एज VRMS. VRMS जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV डिवाइडेड बाय m. ठीक है. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी. मगर ये कौन सी डेंसिटी होगी बेटा? इट विल बी मोलर डेंसिटी. यानी आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो इस तरीके, क्योंकि ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से भी आप डिराइव कर सकते हो. VRMS इसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3PV डिवाइड बाय m. तो अगर हम देखेंगे इट बिकम्स इक्वल टू 3P डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. यू कॉल इट एज ए डेंसिटी. मगर ये कौन सी डेंसिटी होगी? मोलर डेंसिटी. क्योंकि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मगर ये है ना मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. यू कॉल दिस डेंसिटी इज मोलर डेंसिटी. पीवी किसके बराबर होता है? क्योंकि मोलर मास इज फॉर 1 मोल. ये तो पता है, ये जो m है ना इट इज मोलर मास, इट इज फॉर 1 मोल. पीवी किसके बराबर होता है? nRT. n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. वो तो 1 लेना है.
तो आप सिंपली लिखोगे इसको अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई, ये कौन सी स्पीड हमने बोला, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर हम देखेंगे, ऐसी इक्वेशन जो एवरेज स्पीड के लिए होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8PV डिवाइडेड बाई पाई m, अंडर रूट ऑफ 8PV डिवाइडेड बाई पाई m। ध्यान देना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मगर कौन सी डेंसिटी, मोलर डेंसिटी, तो हम लिख सकते हैं इसको 8P डिवाइडेड बाई पाई d। मगर इस PV की जगह हम लिख सकते हैं ना nRT। n क्या होगा, क्योंकि मोलर मास है, n का वैल्यू होगा 1, दैट विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई पाई m। ये होगी कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। इसी तरीके से थर्ड जो हमारे पास है यू कॉल्ड दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई m या 2PV डिवाइडेड बाई m, 2PV डिवाइडेड बाई m। यू कॉल इट एज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP। ध्यान देना, आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि जैसे आपके पास है ना, ये वाली तो आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन से मिलेगी, और ये वाली जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये हम कैलकुलेट करते हैं जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखते हैं, वहां से कैलकुलेट करते हैं। अब आपको कैलकुलेट डिराइव नहीं करना है, अब आपको डायरेक्टली बेटा ये वाली इक्वेशन याद रखनी है यहां पर, क्योंकि इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, दैट इज 3P डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाई d। या इस PV को हम लिख सकते हैं क्या, nRT, मगर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई 2RT डिवाइडेड बाई m। ये बेटा किसके लिए हमने देखा, और ये तीनों जो आपके पास है, चाहे रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करें, चाहे एवरेज स्पीड की बात करें, या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें, ये तीनों वैल्यूज बेटा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और आपको वहां पर ये नहीं पूछा जाता है कि इक्वेशन कहां से डिराइव, ये आपके पास ये इक्वेशन इनके याद होने चाहिए, एवरेज स्पीड का भी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का भी, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का भी। अब ध्यान देना, अब आपको कभी क्या पूछा जाता है, कभी आपको बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट VMP इज टू V एवरेज इज टू VRMS। इनका रेशो आपको कभी पूछा जाता है, इनका रेशो निकालिए। तो रेशो निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, VMP का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2RT डिवाइड बाई m, ये होता है ना। और एवरेज स्पीड का वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई पाई m, ये वैल्यू होता है। और RMS का वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m। ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ RT बाई m, अंडर रूट ऑफ RT बाई m, अंडर रूट ऑफ RT बाई m, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 2 इज 2, यहां पर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई पाई इज 2, अंडर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2 किसके बराबर होता है, 1.414 इज 2, अंडर रूट ऑफ 3 कितना आता है, 1.732, और ये वाला वैल्यू जो होता है अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई, इसका वैल्यू आता है 1.596। ध्यान देना, अगर आपको अब पूछा जाएगा कि अगर आप देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है 1.414, तो तीनों को 1.414 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 1 is to 1.125 is to 1.225। ये बेटा रेशो आ जाएगा, किसका रेशो आ जाएगा, इट विल बी द रेशो ऑफ VMP is to V एवरेज is to VRMS। इनका जो रेशो का वैल्यू होगा, वो रेशो का वैल्यू ये होगा, 1 is to 1.125 is to 1.225। ठीक है, एक पॉइंट बेटा नोट करके लिखिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देख लेंगे,
एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देख लेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर एवरेज होती है, फिर उसके बाद होती है कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अराउंड। यानी रूट मीन स्क्वायर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे एक गैसियस सैंपल में सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फिर कौन सी होती है, एवरेज, और सबसे कम वैल्यू किसका होगा बेटा, सबसे कम वैल्यू होगा किसका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। वही हमने देखा ना, क्योंकि हमने वही देखा ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सबसे कम, अगर हम रेशियो में देख लेंगे 1, उस वक्त एवरेज का कितना होता है 1.125, और सबसे ज्यादा किसका होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, उसका होगा 1.225। अगर इसका 1 है, इसका है 1.125 और इसका आ जाएगा कितना 1.225। तो ये बेटा हमने देखा कि इन तीन स्पीड्स के रिलेटेड अगर आपको कभी पूछा जाता है कि आप रेशियो निकालिए और बाकी चीजें। अब ध्यान देना, अब इसके रिलेटेड हम देखेंगे एवरेज, अक्सर बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चंस यहां पर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर VRMS of SO2 is same as that of O2 at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको यह पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो SO2 की होगी वो वैसा ही होगा जैसे O2 का होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम सिंपली बोलेंगे VRMS जो होगा SO2 का वो बराबर होगा VRMS जो होगा O2 का। VRMS ऑफ SO2 वो बराबर होगा VRMS जो होगा किसका, O2 का। तो अगर हम देखेंगे VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड SO2 का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई M मोलर मास किसका, SO2 का, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई M मोलर मास किसका, लेकिन O2 का। यही होगा, इनका रूट मीन स्क्वायर स्पीड का वैल्यू क्या है, सेम। ध्यान देना, मोलर मास SO2 का कितना है 64, और टेम्परेचर का वैल्यू वो तो कैलकुलेट करना है। O2 का मोलर मास कितना है 32, उस वक्त टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मींस ये टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में। अब ध्यान देना, लेकिन अगर ये मोलर मास जो यहां पर होता है, याद रखिएगा इस बात को, ये जो मोलर मास का यहां पर अगर हम देखें ना, इट इज इन ग्राम्स पर मोल। मगर अगर आपको इसका वैल्यू निकालना होगा ना, तब अगर आप इसको केजीज में लोगे ना, तो यहां से भी केजीज में, अगर इसको ग्राम्स में रखोगे तो इसको भी ग्राम्स में ही रखना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना इसका मोलर मास है 64, दैट इज 64 ग्राम्स पर मोल। जो इसका बोलते हो ना 32, वो है 32 ग्राम्स पर मोल। तो अगर हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ, तो कैन यू राइट इट एज, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT, टी कितना है 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है O2 का 32। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड से, तो रूट एंड रूट विल गेट, तो या सिंपली बोलेंगे रूट एंड रूट विल गेट कैंसल आउट, 3R एंड 3R विल गेट कैंसल आउट। तो T किसके बराबर, ये 64 यहां पर चला जाएगा, देन दिस T विल बिकम इक्वल टू 64 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 32, 32 1R 32, 32 2R, then temperature becomes equal to how much 600 केल्विन। तब ये टेम्परेचर का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 600 केल्विन के बराबर। अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इफ वी डबल द टेम्परेचर ऑफ O2, इफ वी डबल द टेम्परेचर ऑफ O2, it dissociates into oxygen atoms, it dissociates into oxygen atoms। अगर हम टेम्परेचर डबल कर देंगे ना O2 का, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन एटम्स में। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ VRMS।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी आर एम एस। ध्यान देना, ये आपके पास एक गैशियस सैंपल है। इस गैशियस सैंपल में O2 हमारे पास है। सपोज इसका टेंपरेचर T है, हमने इसका टेंपरेचर डबल किया। इफ वी डबल द टेंपरेचर ऑफ O2 इट डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम्स। यानी अगर हम इसका टेंपरेचर डबल कर देंगे ना तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। यानी टेंपरेचर डबल होने का मतलब है ट्वाइस T, इट डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम्स, यानी खाली ऑक्सीजन हमारे पास होंगे। आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ VRMS। आपको इनका रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या निकालना है, रेशियो। तो हम पहले देखेंगे VRMS पहले O2 का किसके बराबर होगा। VRMS ऑफ O2 वो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई M। मोलर मास कितना होगा उसका, 32। और इसी तरीके से हम ऑक्सीजन के लिए VRMS भी देखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, VRMS किसका, ऑक्सीजन का, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT, T मगर क्या आ जाएगा, ट्वाइस T डिवाइड बाई M। मोलर मास कितना होगा, खाली 16 ही होगा। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब हुआ सीधे ही डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, VRMS ऑफ O2, VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई 32, 3RT डिवाइडेड बाई 32 इंटू, ध्यान देना ये डिवाइड में है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले लूंगा तो मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा, इनवर्स, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 3R इंटू ट्वाइस T। 3R and 3R will get cancel out, T and T will get cancel out। तो 16 माना 16 2R, तो ये आ जाएगा 2 into 2 कितना हुआ, 4। तो कैन यू राइट इट एज, इट विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, मगर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा ना सिंपली बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी इनके अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो देखोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इनके रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या होगा बेटा, ये इनके रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, कैलकुलेट VRMS ऑफ हीलियम एट 400 केल्विन। आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना है, किसके लिए, हीलियम के लिए, एट अ टेम्परेचर ऑफ हाउ मच, एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली आपको पता है एक चीज कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो फॉर्मूला है VRMS वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई M। तो M हमारे पास क्या है, M इज सिंपली मोलर मास। तो अगर आप देखोगे इट विल बिकम इक्वल अंडर रूट ऑफ 3R, R का वैल्यू हमने ऑलरेडी बोला 25 डिवाइडेड बाई 3, और T कितना वहां से देखे 400 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम्स पर मोल। या तो आप बोलोगे इसका होगा 4 इंटू 10 रेज्ड पावर -3 kg पर मोल, क्योंकि ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, केजीज में। मगर यहां पर अगर 3 भी SI, 3 तो कांस्टेंट ही है, अगर R SI यूनिट्स में है तो T भी अगर SI यूनिट्स में है, केल्विन में, तो मोलर मास भी SI यूनिट्स में क्या होगा, 4 इंटू 10 रेज्ड पावर -3 kg पर मोल। तो यानी VRMS का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज सिंपली मीटर्स पर सेकंड। ये आ जाएगा, वहां पर सॉल्व कीजिएगा बेटा इसको। तो वहां पर जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज विल बी सिंपली 3 and 3 विल गेट कैंसल आउट, वहां से सॉल्व कर लेना बेटा। तो खुद ब खुद आ जाएगा, जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी इन मीटर्स पर सेकंड। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ VRMS of H2 at 50 केल्विन।
to that of O2 at 800 Kelvin. What is the ratio of VRMS of H2 at 50 Kelvin to that of O2 at 800 Kelvin? तो अगर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे VRMS H2 के लिए, VRMS H2 के लिए तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R T, T का वैल्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 2 डिवाइडेड बाय VRMS, लेकिन VRMS किसके लिए हमारे पास है, VRMS O2 के लिए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R T, T कितना है वहां पर 800 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 32। अगर आप बोलोगे अब सर यहां पर आपने क्यों नहीं लिया इन केजीज पर मोल, अगर आप बोल लोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां पर भी लेना है ना, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो में तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका रेशो निकालना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 225 इंटू 3 कितना हुआ 75, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75R। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 16, 4R 16, 3 यहां पर इस तरीके से आ जाएगा 32, तो ये क्या आ जाएगा 3RT, तो इट बिकम्स इक्वल टू 8 4 हुए 32, 800, 4 1R 4 25R, 25 इंटू 3 कितने हुए 75, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75R। तो ये भी 75R, ये भी 75R, तो 75R एंड 75R विल गेट कैंसल आउट, इट विल बिकम इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी इनका जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 1:1। किस का, यहां पर आपने रेशियो निकाला VRMS का, लेकिन किस का H2 का एट 50 केल्विन एंड O2 का एट 800 केल्विन, यानी इनके VRMS का आपने क्या निकाला, सिंपली रेशियो निकाला। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा, दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, तो वही हमने बोला था ना केटीजे में कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग वेरियस स्पीड्स इज गिवन बाय मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब ध्यान देना, अगर ये हमारे पास कोई गैसियस सैंपल है, ये कोई गैसियस सैंपल है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, और हमने ये बोला है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। अब किस मॉलिक्यूल के पास क्या स्पीड होगी बेटा, दैट इज गिवन बाय मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। सपोज यहां पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, सपोज यही मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, सपोज इसके पास स्पीड है u, कितनी स्पीड है इसके पास u। अब जब सपोज ये तो पता है दीज मॉलिक्यूल्स आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन, एक तो ये आपस में कोलाइड करते हैं और दूसरा ये कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, सपोज इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, अब ये किस स्पीड से मूव कर रहा है u के साथ। जब ये इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा ये मॉलिक्यूल, इसके बाद इस मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी या तो वो इंक्रीज होगी, यू कैन से u प्लस du, या हम बोलेंगे इसकी स्पीड डिक्रीज हुई बाई माइनस du, तब हम बोलेंगे इसकी स्पीड होगी u माइनस du, या तो होगी u प्लस du जब ये कोलाइड करेगा, या तो होगी u माइनस du जब ये कोलाइड करेगा। लेकिन ये हमने एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, ये एक मॉलिक्यूल के साथ, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ हमने बोला, और ऐसे ही वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके साथ ऐसा ही केस होगा। अब वो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड यू कॉल्ड दैट एज f ऑफ u, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो किसके बराबर होते हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स, वो बराबर होंगे 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई RT रेज्ड टू पावर 3/2 e रेज्ड टू पावर माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT इंटू u स्क्वायर। ये वो मॉलिक्यूल्स होंगी जिनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बाय du और डिक्रीज हो जाएगी बाय du, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यू कैन सी दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 1/n dn by du। वो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज f ऑफ u का सिंपली मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यानी आपको मैं अगर बोलूंगा कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड या तो इंक्रीज हो जाएगी बाय डी यू या तो डिक्रीज हो जाएगी बाय डी यू, तो आप बोलोगे दैट इज एफ ऑफ यू, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 4 पाई एम डिवाइडेड बाय 2 पाई आरटी रेज्ड पावर 3 बाई 2 ई रेज्ड पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आरटी इंटू यू स्क्वायर। तो ध्यान देना, अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, मैं यहां से एफ ऑफ यू प्लॉट कर लेता हूं, एफ ऑफ यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरे साइड से मैं प्लॉट कर लेता हूं यू, यू का मतलब हुआ स्पीड। ध्यान देना, यहां से अगर आप देखोगे ना स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ध्यान देना, तो अगर हम देखेंगे हमें किस तरीके का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि अगर हम देख लेंगे ना, अगर हम पूरी तरीके से इस इक्वेशन को देख लेंगे जो मैक्सवेल ने दी थी, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, अगर आप इस 4 पाई तो कांस्टेंट है, m बाई 2 बाई आरटी 2 बाई आरटी रेट फॉर 3 बाई 2, अगर एक पर्टिकुलर गैस है तो ये भी कांस्टेंट है। अगर यू स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, तो इसमें दो टर्म्स हमारे पास है, एक तो है एक्सपोनेंशियल टर्म मगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा हमारे पास है यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा इसमें। तो अगर मैं आपको बोलूंगा एफ ऑफ यू का सिंपली मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इस ग्राफ को डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में, वी विल डिवाइड दिस ग्राफ इनटू टू पार्ट्स। यहां तक क्या हो रहा है बेटा, यहां तक इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर यू का वैल्यू इंक्रीज करोगे, जब आप यू का वैल्यू इंक्रीज करोगे एफ ऑफ यू इंक्रीजेस, एफ ऑफ यू क्या होता है, इंक्रीज। तो इसमें यू स्क्वायर टर्म डोमिनेट्स, तो इसमें यू स्क्वायर टर्म जो होती है वो डोमिनेट करती है, यू स्क्वायर टर्म डोमिनेट्स। और इसके बाद क्या हो रहा है, यानी इस पॉइंट के बाद इट इज नाउ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसका मतलब हुआ कि इस वाले पोर्शन में कौन सी टर्म, ई रेज्ड पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरटी टर्म डोमिनेट्स। यानी अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना, इस ग्राफ में बेसिकली दो टर्म्स हमारे पास हैं, क्योंकि इस फंक्शन में एफ ऑफ यू जो हमारे पास है, अगर आप यू का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आप तब बोलोगे एफ ऑफ यू इंक्रीज होगा जब ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी। अगर ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी देन इट इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने सिंपली बोला ना, हमने इस ग्राफ को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, अगर हम खाली यहां तक देख लेंगे ना तो इट इज इंक्रीजिंग, यू का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एफ ऑफ यू इंक्रीजेस, तो यू स्क्वायर टर्म डोमिनेट्स। इसके बाद क्या है ये, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम बोलेंगे अगर यू का वैल्यू इंक्रीज करोगे एफ ऑफ यू डिक्रीज, वो तो तब पॉसिबल है जब ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी। ठीक है, अब ध्यान देना, इस ग्राफ के रिलेटेड में बेटा और 2-3 पॉइंट्स आपको बोल देता हूं, वो आप लिखिएगा। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ना, उस वक्त बेटा अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे बेटा दो कोऑर्डिनेटर्स, किसी भी पॉइंट पे ना अगर इस कर्व को देख लोगे ना, इट इज अ 2 डायमेंशन, तो इस पे दो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एक होगा y कोऑर्डिनेट, दूसरा होगा x कोऑर्डिनेट। y की जगह है f ऑफ u और x की जगह है u। इस पॉइंट पे भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक कोऑर्डिनेट होगा यहां से, दैट इज कॉल्ड एज f ऑफ u। इस वक्त f ऑफ u का मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस वक्त जो स्पीड का वैल्यू होगा दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी इस पॉइंट पे जो स्पीड होती है यू कॉल दैट स्पीड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने ऑलरेडी बोली है, वो वाली स्पीड होती है दैट इज पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू कॉल दैट स्पीड एज कौन सी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ध्यान देना, अब मैं यहां पर आपको नोट करके इस ग्राफ के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बोल देता हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ लो स्पीड और हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेरी लो और वेरी हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा कितनी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम स्पीड, यहां पर स्पीड का 0 वैल्यू है ना, ये लो स्पीड है और ये हाई स्पीड है, कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, वो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको मैंने शेड किया, ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास वेरी लो और वेरी हाई स्पीड होगी। अगर हम देखेंगे
Number second point, area under the curve gives the total number of molecules in a sample. Area under the curve gives total number of molecules in the sample. Gives total number of molecules in the sample. अगर आप देखोगे एरिया अंडर द कर्व इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल. तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, जो एक कर्व होगा ना, इस कर्व की शेप चेंज हो जाएगी, बट द एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल. सपोज ये कंटेनर हमारे पास है, here it is the total number of molecules in the sample. कुछ होंगे, let us suppose the total number of molecules in the sample is n. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, जो ये कर्व होगा ना, इट विल चेंज, क्योंकि फंक्शन में एफ ऑफ यू में हमारे पास टेम्परेचर है, लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट. यानी अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स the area under the curve remains constant. The area under the curve remains constant. बट एक चीज तो कांस्टेंट है, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे ना, जो एरिया अंडर द, यानी इस कर्व की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व होगा, द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट. यानी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे या अगर आप मोलर मास चेंज करोगे, जो एक कर्व होगा ना, इट विल चेंज, लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व होगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, एरिया अंडर द कर्व जो होगा दैट विल रिमेन, शेप ऑफ द कर्व विल ऑटोमेटिकली चेंज, लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ध्यान देना, फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, सपोज हमारे पास ये एक कर्व है, यहां से मैं एफ ऑफ यू प्लॉट कर लेता हूं और यहां से मैं यू प्लॉट कर लेता हूं, तो वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस. हमें इस तरीके का कर्व मिलेगा. सपोज दिस कर्व इज एट अ टेम्परेचर T1 और ये कर्व जो हमारे पास है इट इज एट अ टेम्परेचर T2. ध्यान देना, दो डिफरेंट कर्व्स हमारे पास है फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. हमारे पास टेम्परेचर T1 और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर T2. इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा. ध्यान देना, ये जो दूसरा कर्व हमारे पास है उसको मैं सही तरीके से यहां पर बना लेता हूं. ध्यान देना, ये वाला कर्व, ध्यान देना. तो अगर हम देख लेंगे ये वाला जो हमारे पास है, द स्पीड विच इज पॉसिबल बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, you call that as a most probable speed. You call this speed as VMP. मगर ये आ जाएगा VMP1, most probable speed first. और ये वाली स्पीड जो है यहां पर, this is also the most probable speed. मगर ये मोस्ट, यानी ये टेम्परेचर T2 पे है ना, ये वाला कर्व. ध्यान देना, कर्व फर्स्ट और कर्व सेकंड जो हमारे पास है, इनके शेप डिफरेंट है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व क्या है, सेम. इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी कर्व सेकंड के लिए, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. यू कॉल्ड इट एज VMP. तो अगर आप देखोगे स्पीड में ज्यादा वैल्यू किसका होगा, कैन यू से सिंपली VMP2 जो होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सेकंड के लिए होगा वो ज्यादा होगा VMP1. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सेकंड के लिए होगा वो ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी किसके लिए, फर्स्ट के लिए. ठीक है, अब ध्यान देना, लेकिन आपको टेम्परेचर का देखना होगा. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है, √2RT/m. इट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड विच इज पॉसिबल बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा. तो यू कैन सी सिंपली T2 जो होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन T1. T2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, T1 से, क्योंकि जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा. तो आपने बोला कि T2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, T1 से. अब जो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, दैट इज फॉर टू डिफरेंट गैसेस, फॉर टू डिफरेंट गैसेस.
at a particular temperature. For two different gases at a particular temperature. F of u और दूसरा यहां से हम प्लॉट कर लेंगे क्या, u. ये वाला हमारे पास होगा. तो अगर हम देखेंगे इसका मोलर मास जो है, सपोज इसका मोलर मास है m1, इसका मोलर मास है m2, इसका मोलर मास है m1 और इसका मोलर मास है m2. तो अगर हम देख लेंगे इस पॉइंट पे, ध्यान देना, इस पॉइंट पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज vmp1, और इस पॉइंट पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज vmp2. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1 एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2. तो अगर मैं आपको बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी होगी ज्यादा, तो आप सिंपली बोलोगे ये वाला कि जो vmp2 होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेकंड का जो होगा वो ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगा किसका, फर्स्ट का. मगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड vmp किसके बराबर होगा, vmp इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी और उसके मोलर मास के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स. जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसका मोलर मास क्या होगा, कम. यानी मोलर मास किसका कम होगा, सेकंड के लिए मोलर मास कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट. तो आप बोलोगे m2 विल बी लेस देन m1. m2 का वैल्यू कम होगा किससे, m1 से. ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपको देखना है ना मोलर मास के रिलेशन. इसका मोलर मास था m1, इसका मोलर मास, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मोलर मास क्या होगा, कम. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मोलर मास के बीच में कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन. तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट जो आइडियल गैसेस में. तो यहां तक बेटा जितना भी आइडियल गैस के रिलेटेड हमारे पास था, चाहे गैस लॉज हमारे पास थे, या हमारे पास उसके बाद हमने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या उसके बाद हमने देखा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो हमने देखा, यहां तक हमारा वो बेटा कंप्लीट होता है. अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, दैट इज रियल गैसेस. वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.